नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में भारत से जुड़े 3 विधेयक को पेश किया है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को खत्म करेगा। आपको बता दें कि इसमें आईपीसी, सीआरपीसी से जुड़ी कई सारी धाराओं में बदलाव भी किए गए हैं और इसी के साथ ही अगर विपक्ष की ओर देखें तो विपक्ष लगातार इन बदलावों को लेकर के बौखलाया हुआ है। चाहे फिर वो असदुद्दीन ओवैसी हो, कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो या फिर संजय राउत हो, ये लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और इनका कहना ये है कि ये जो सरकार है वो यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहती है, जिसकी वजह से इन्होंने कानून पर बदलाव किए हैं। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर समझना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो विधेयक सदन में पेश किया गया है उसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या धाराएं हैं जिस पर बदलाव किया गया है। तो इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 3 विधेयक पेश किए गए हैं, 3 कानून को लेकर के भारतीय आचार संहिता, तो इसके बारे में अगर हम डिटेल जानना चाहें, विस्तार जानना चाहें, तो क्या क्या बदलाव है वो कृपया आप दर्शकों को बताएं। देखिए, काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है और ये बदलाव आप समझ लीजिए भारत में एक क्रांति ला देगा और ये बदलाव बहुत पहले हो जाना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर दूं, आईपीसी और पीपीसी सेम है, इंडियन पैनल कोड और पाकिस्तान कोड, सिर्फ एक धारा में अंतर है। देखिए, आसपास के बांग्लादेश ये सब नहीं कर पाए और हम लोगों ने अमेंडमेंट कर लिया। सबसे पहला इस बात का बधाई है भारत सरकार को, ख़ास तौर से जो बिल पेश किए गए। दूसरी आपको बात बता दें कि सबसे बड़ी जो मेन बात थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी चाहते थे, उनकी बहुत इच्छा थी इसके बाद में इन सब के उसमें बदलाव की, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी चाहते थे। उस समय भी नेहरू जी ने इसमें रोड़े अटकाए थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी चाहते थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय क्या हो गया कि वो पाकिस्तान से लड़ाई हो गई। उसके बाद अगर वो आ जाते हैं यहाँ पे, पर उनके रहस्यमय परिस्थितियों पे हत्या हो गई, तो वो मामला दब गया। इसके बाद कलाम साहब की बहुत इच्छा थी, वो हमेशा कहते थे कि जो भी सांसद जाता था उनसे इन्हीं सब के लिए कहते थे कि वो ले आइए डोमेस्टिक वायलेंस और उसके राइट टू इन्फॉर्मेशन, कई एक्टों के लिए इनके लिए कहा करते थे। जो भी सांसद अपने किसी उससे जाते थे तो चुप हो जाते थे जब वो कहते थे। आज आपको बता रहे हैं कि भारत के तमाम नेताओं के, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, जो वो लोग चाहते थे वो आज साकार हुआ। इस टॉपिक पे पार्लियामेंट के इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी बहस, सबसे ज़्यादा देर तक करीम अली छागला बोले थे इसी टॉपिक पे। आज उनका भी सपना साकार हुआ। अब आपको बताना है कि एक चीज़ का डर ये लग रहा था कि हम भी पहले सोच रहे थे कि कानून का नया आना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करा पाना इतना आसान नहीं है। कानून तो ले आना, मगर इतनी धाराएं बदल देना क्या उतनी जल्दी उसका वो हो जाएगा? मगर मुझे विश्वास है निश्चित हो जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे कानून है, 370 जैसी धारा कि लोगों के समझ में नहीं आ रही थी क्या 370 हटने के बाद देश बच जाएगा या कश्मीर बच जाएगा। मतलब अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों के अंदर ये कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन क्या, मतलब एक प्रकार से वो था, परंतु वो सब बिल्कुल ठीक हो गया। वो तो बहुत बड़ा वो था कानून और बहुत बड़ी वो, आप समझ लीजिए। और ये तो बहुत छोटे कानून हैं, मगर इन कानूनों को चेंज होना बहुत ज़रूरी था। आपको बताना है, इस कानून के आने से देश सुरक्षित हो गया है। नोट कर लीजिए, अभी तक क्या था, कुछ चीज़ें ऐसी इन्होंने की हैं जो आप समझ लीजिए उसकी जितनी तारीफ़ की जाए, बल्कि विपक्ष के नेताओं को इस पे कहना चाहिए, बोलना चाहिए। विपक्ष के तमाम लीडरों ने भी, ये जो इस समय जो विपक्ष है, जैसे कांग्रेस जब सत्ता में थे, उनके लीडरों ने भी कहा था क्या करें, हमारी मजबूरी है कानून, ये कह देते थे हमारी मजबूरी। आज उन्हें खुश होना चाहिए। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता दे रहा हूँ कि जैसे कश्मीर में था, वो बच जाते थे, और कश्मीर में अगर कोई भी मामला होता था यहाँ पर, तो पता चला यहाँ की जगह वहाँ चली जाती थी FIR, तो यहाँ का आदमी परेशान हो जाता था। वहाँ कश्मीर का अपना अलग कानून था। अब क्या पोजीशन है, अब क्या है कि राजद्रोह
देशद्रोह, इसमें अंतर दिया गया है। और देश के खिलाफ षड्यंत्र और देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होना, ये तीनों अलग अलग परिभाषित कर दिए गए बहुत अच्छे ढंग से। ये बहुत अच्छी बात है, आपको बता रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छी। अब क्या इन्होंने किया, राजद्रोह हटाकर देशद्रोह धारा 124A को धारा 125 ले आए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि शब्बीर शाह जैसे लोग, मीर बाइस जैसे लोग, या तमाम ऐसे लोग थे जो बच जाते थे, दाऊद वगैरह तमाम, वो अब नहीं बच पाएंगे। दूसरा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग खुली वकालत करते थे, आपको बताना, साउथ का एक सांसद मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की बड़ाई करता। सबसे ज़्यादा आपको ताजुब बता रहे हैं कि अभी क्या पोजीशन है, जिन नेताओं की यहाँ पर, जो नेता ये कह रहे हैं कि हम यहाँ छप नहीं रहे हैं, हमको मीडिया बाइकआउट कर रहा, वो पाकिस्तान में जम के छप रहे हैं। पाकिस्तान कपिल सिब्बल को जम के छाप रहा सबसे ज़्यादा। मोदी के लिए बहुत कुछ बुरा कहा जा रहा, भारत सरकार के लिए बहुत कुछ। अब ऐसे लोगों पे, मतलब मैं सिर्फ कपिल सिब्बल के लिए नहीं कह रहा हूँ, अब ऐसे लोग जो दूसरे देश की पैरवी करते थे या राजद्रोह या उसमें जो आ गए हैं, उनके ऊपर अब कार्रवाई हो सकेगी और ठीक से हो सकेगी। दूसरी आपको बता रहे हैं, मीडिया पे अभी तक दबाव ये था कि 499 IPC और 500, 501 के तहत उनको हड़का लेते थे, दबाव में ले लेते थे। अब ये बिल्कुल दबाव में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि धारा 354 का अब अमल होगा। तो मीडिया के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये वरदान हो गया, वरदान। जिस तरह मीडिया को कुचल लिया जाता था, अब इतना आसान नहीं होगा, अब एविडेंस पहले होगा। इसके अलावा आपको बता दें, सबसे अच्छी बात है, अभी तक क्या होता था देश में कि मान लीजिए तमिलनाडु से कोई आदमी ट्रेन से आया, दिल्ली आया, और उसका वहाँ पे कांड हो गया था तमिलनाडु में, सामान चोरी चला गया, कुछ भी कागजात चोरी चले गए, या कुछ उसको ट्रेन में दिया गया, तो ये होता था संबंधी या वो उस मोहल्ले में तमिलनाडु के, तो ये होता था आप उस थाने में जाइए, वहाँ पे फिर ये होता था नहीं, ये इस थाने के बाद आता है, फिर नहीं सड़क के बीच के इधर हुआ तो उस थाने में आदमी चक्कर काटता रहता था और आदमी उसमें पजल्ड हो जाता। अब क्या है, जीरो उस पर FIR हो जाएगी। जीरो उस पर FIR होने से क्या है, दूसरा क्या है कि अब आपकी FIR से जजमेंट तक सब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि 6 महीने के पहले फाइल निकाल दीजिए तो पता चला 5,000 लगेंगे, 2,000 लगेंगे। अब ये कुछ नहीं, टोटल डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। तीसरी आपको बताना है, कई केस में, राजद्रोह में, रेप में, इन सब में क्या हुआ है कि बहुत अच्छा वो कर दिया गया है कि इस पर अगर ऐसा कोई भी मामला होगा तो उसमें विदिन 90 डे पे आयो जो है वो विदिन 90 डे पे चार्जशीट लगाएगा, नॉट FIR, चार्जशीटेड, और विदिन 90 डेज में। अभी तक क्या होता था, पता चला वो 2 साल लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में कहीं आयो चेंज हो गया और केस को लिंगारान कर रहे थे। अब 90, आपको बताना है कि भारत के लिए ये कानून जो हैं वो इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए, पूछे। अभी तक दाऊद क्या करता था, पता चला कुछ जितने भी वो थे उन पे कोई केस इसलिए ट्रायल इसलिए नहीं हो पाता तो वो आ नहीं पाते। अब क्या है, अब सेक्शन 111 कर दिया गया। उसमें क्या है, भीड़ हिंसा को लेकर भगोड़े अपराधी के लिए जैसे दाऊद और लोग, इनके लिए अब मुकदमा चलेगा, बाकायदे उस पर फैसला होगा। अब क्या है, जैसे हिंसा किसी ने भड़का दिया भगोड़े में, अब हिंसा भड़का के भाग गए तमाम कश्मीर के लोग ऐसे। दूसरा, हिंदुस्तान में जितने भी बड़े वो केस हुए हैं, दंगे वगैरह, वो सब पता चला बाहर है, वो आ ही नहीं रहे, गिरफ्त में आ ही नहीं रहे। आपको बता रहे हैं कि आपको बिहार के दंगे का ले लीजिए और गुजरात उसका ले लीजिए, उसका झारखंड के, उसका बंगाल में भी है, जो नॉमिनेटेड ने पता चला उनको गवर्नमेंट छिपा लेती है। अब जब छिपा लेती है तो ट्रायल नहीं हो पा रहा। अभी बंगाल के चुनाव में यही पोजीशन हुई। अब क्या है कि उनके नाम से केस चलेगा, उनको सज़ा होगी, पूरी होगी, और उसमें उनको फांसी से लेके हर तरह की सज़ा होगी। तो इससे क्या है कि बहुत बड़ा, ये देश की शांति के लिए, देश की एकता के लिए, देश की समरसता के लिए बहुत अच्छे तीनों वो हुए। अब आपको बता रहे हैं यहीं पे क्या हुआ है कि जितने भी जजमेंट से लेकर ये तो सब डिजिटलाइज हो जाएंगे। दूसरा बात, आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे।
जब अवेलेबल हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा वही नहीं, कहीं पैसा नहीं, जो इसमें एक केस में जो जगह जगह तारीखों जगह जगह उसमें जो पैसा खर्च होता था वो नहीं होगा। दूसरी आपको बताए सेक्सुअल क्राइम के विक्टिम के बयान को जो है वो वीडियोग्राफी के जरिए निश्चित किया जाएगा और निश्चित तौर पे उनको उस पे लाया जाएगा कि ना कि आमने सामने। अब आप एक रेपिस्ट के सामने किसी बच्ची को खड़ा कर देंगे तो बयान नहीं दे पाएगी, इसलिए उसका वीडियोग्राफी वो करा दिया गया। जो आप सुन लीजिए इतना बड़ा हो गया है कि पूछे। दूसरा, फांसी की सज़ा अभी तक माफ़ हो जाती थी। आपको हम बता रहे हैं अफजल गुरु के लिए जैसे जब फांसी की सज़ा हुई थी तो प्रेसिडेंट कलाम साहब को कई लोगों ने, एक मुख्यमंत्री कश्मीर के उसने भी लिखा था कि सज़ा माफ़ कर दिया। तमाम लीडर सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, हिंदुस्तान के तमाम लीडर, और कांग्रेस पार्टी लेके विपक्ष के, कम्युनिस्ट के कई लीडर रात को कोर्ट खुलवाया था उसकी माफ़ के लिए। अब पोजीशन क्या होगी? अब अगर फांसी है तो उम्र कैद में बदली जा सकती है, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत अच्छा हो गया कि फांसी को माफ़। दूसरी बात है, रेप में भी फांसी को वो किया गया है। अब क्या है कि आपको एक चीज़ और बतला दें कि इसमें चेंजिंग क्या हुई है। चेंजिंग हुई है सीआरपीसी में, जो चेंजिंग हुई है भारत नागरिक सुरक्षा संहिता में, इसमें टोटल 533 धाराएँ थी, 160 इसमें चेंज की गई, 160 धाराएँ चेंज की गई। नई धाराएँ 9 जोड़ी गई हैं और 9 कैंसिल की गई हैं, 9 को समाप्त किया गया है, 9 जोड़ी गई हैं। 160 में चेंज हुआ, 533 में। अच्छा, आप इतने सारे फायदे बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है जो कि भारत के लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा और यहाँ के नागरिकों के लिए भी अच्छा होगा, तो आखिर क्या वजह है कि विपक्ष इस वक्त बौखलाया हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो कानून में बदलाव किए जा रहे हैं वो नागरिकों के लिए नहीं बल्कि सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है, और खासकर इनका जो मेन मकसद है वो आने वाला लोकसभा चुनाव है? देखिए, हम आपको बताना है कि जहाँ तक ये बीजेपी या वो कर रही है, इस कानून से बीजेपी का मतलब बीजेपी को बेनिफिट हो जाएगा या कोई उनके लिए व्यक्तिगत, ऐसा नहीं। ये चूँकि नागरिकों के लिए कानून है, नागरिकों में आपको बताना है रहा अगर आप हत्या की बात, तो हत्या में हर पार्टी का एक लीगल रूप से या इलीगल रूप से या गलत ढंग से फंसा होगा। अब जैसे डॉयरी का है मुकदमा, तो वो बीजेपी वाले के भी हो सकता, वो भी हो सकता गलत ढंग से फंसा हो, और सपा वाला भी हो, कांग्रेस वाला। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी में बलात्कारी हो किसी में ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये आम नागरिकों के लिए। हाँ, इसका बेनिफिट जो बात है ये सच है कि इसका बेनिफिट बीजेपी 2024 में निश्चित बीजेपी को ये बेनिफिट मिल सकता है कि आम नागरिकों के अंदर ये बात है कि जैसे एक आपको बताना है, जैसे डीजीपी है, तो डीजीपी अगर किसी मामले पर रहा, मान लीजिए कोई मुठभेड़ हुई, तो डीजीपी को अपडेट में जाना पड़ता था। अब पता चला 4 साल बाद डीजीपी को खुद याद नहीं रहता था, 8 साल बाद वो बुजुर्ग हो गया, उसको पता चला रहता अगला बनारस में और उसको मेरठ आना पड़ रहा, इतने बुजुर्ग आदमी। अब इन्होंने क्या सिस्टम कर दिया, उसकी जगह वहीं का जो एसपी होगा या एसएसपी वो जाके प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो भी आकर के उस समय के वो उनसे पूछेगा क्या क्या पोजीशन थी, केस डायरी आकर के वो मेरठ में आके देखेगा। अब क्या है कि उसको एक बेनिफिट हो गया, तो तमाम वो राहत मिलेगी। इस चीज़ की माउथ कन्वेंसिंग होगी कि ये कानून बढ़िया है, और जब ये वास्तव में कानून बढ़िया है कि जैसे डिफेमेशन का है, जैसे मैंने आपको डिफेमेशन का बता दिया, तमाम वो तो आम पब्लिक में रहेगा कि चलिए ये बढ़िया। अभी तक क्या था कि पुलिस का एक बहुत बड़ा हथकंडा था या अपोजिशन का कि जरा सा कुछ हुआ तो उन्होंने कह दिया वो लड़ाई हुई थी, लड़ाई में मारा मारी हुई, हमने और उसने भी हमने उसने वो मेरे यहाँ लग गया नाक के पास, तो हमने मेडिकल बनवा लिया, तो अब इसके ऊपर 302 लगा दो। उस बीच में मैनेजमेंट पूरा हो जाता था कि मेडिको लीगल से, पुलिस से, वो सबसे, उन्होंने कहा 302 बड़ी आसान है, धारा 302 लगा दी गई। तो इस 302 का दुरुपयोग बहुत हो रहा था। अब ये दुरुपयोग, मगर वहीं एक अच्छी बात है, धारा 307 नहीं की, धारा 307 ज़्यादा वो है, 307 में इन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया। अगर 307 में अमेंडमेंट करते तो गलत होता। 307 होता है जिसमें मर्डर के पहले गवाही भी हो जाती है, या मरने से पहले आदमी कह देता है इसने मारा, इस तरह का कोई एविडेंस, या उसकी गवाही होती है अटेम्प्ट टू मर्डर। ये 302 307 में अंतर है। 302 में अमेंडमेंट कर दिया, तो वहाँ आपको बताना है
कि जो इस धारा का दुरुपयोग हो रहा था नहीं। अभी तक क्या था कि सरकार, अब आपको बता इस धारा का दुरुपयोग में अधिकतर सत्ता पक्ष का आराम था। जैसे धारा 144 थी, अगर वास्तव में देखा जाए धारा 144 का बेनिफिट हर राज्य की सत्ता कर लेती थी। 4 आदमी खड़े, अब पता चला उस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा, 4 आदमी खड़े, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब वो चीज़ खत्म हो गई, अब धारा 144 भी इन्होंने चेंज कर दी, तो उससे इनका लॉस है। अब विपक्ष का पोजीशन है, विपक्ष एक्चुअली में, चूंकि विपक्ष का काम है बोलना, हर चीज़ का विरोध करना, वहाँ पे 2 चीज़ें, सरकार का विरोध करना, हर चीज़ का विरोध करना, इसी को विपक्ष अब हो गया है। तर्क संगत नहीं, अब सरकार कोई भी चीज़ लाएगी, मगर ये भी है कि ये विपक्ष को विरोध करना चाहिए। कोई भी कानून आए, इनको विरोध क्या करना चाहिए, पहले जो विरोध होता था, आप ये साफ कानून ला रहे हैं ठीक है, मगर इसमें, इस धारा में, उसमें ये चीज़ और जोड़ दीजिए, वरना इसका दुरुपयोग हो सकता। अभी तक इस तरह के विपक्ष था। अब इन्होंने पूरे कानून को कह दिया, पूरे उसको कह दिया। इससे ज़्यादा बड़ी अफसोस क्या, 370 के लिए सुप्रीम कोर्ट में, आप समझ लीजिए पाकिस्तान लगातार दिखला रहा 370 में, नेता बना रहा है यहाँ के लोगों को। तो ये एक देश का दुर्भाग्य है कि चूंकि ये पार्लियामेंट में अब अविश्वास में खुद अविश्वास लाए और संसद छोड़ के चले गए, तो ये देश का दुर्भाग्य। दूसरी आपको बता दें, इन्होंने एक चेंजिंग और कर दी आईपीसी में, भारतीय न्याय संहिता में, उसमें 511 धाराएं थी, अब वो 356 धाराएं हो गई। तो 511 धाराओं की वजह से आईपीसी इतनी लेंथी हो गई थी कि कभी कभी उसमें बड़ा वो आ जाती थी। तो लोग कहते थे कि ताजे रात हिंद का मतलब इतना ज़्यादा उसको है, इतना अमेंडमेंट हुआ कि पूछिए नहीं। अब क्या है, धाराएं 356 हो गए, 175 जो धाराएं हैं उसमें अमेंडमेंट किया गया, और उन धाराओं में किया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। 8 नई धाराएं आई और 22 धाराएं कैंसिल की गई। अब आया एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में भारतीय साक्ष्य विधेयक को रिप्लेस किया गया है। टोटल 167 धाराएं हैं, 167 थी और अब जो हो गई 170 हो गई। 23 जो है उसमें अमेंडमेंट की गई हैं, 23 धाराएं अमेंडमेंट की गई, 1 धारा न्यू जोड़ी गई है, और जो है 5 धाराएं कैंसिल हो गई। अब आपको बताना है, ये कानून वास्तव में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित हुआ था, इंडिया की संसद द्वारा नहीं, ब्रिटेन की संसद के वहाँ के लिए था। इसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा था। अब हम आपको बताना है, इससे ग्लोबलाइजेशन की ओर भी बढ़ेंगे। एक इंटरनेशनल लेवल पे तमाम फॉरेनर जो आते थे एनआरआई, वो इन धाराओं के प्रति हमेशा कहते थे, और उनको भी प्रॉब्लम होती थी। इंटरनेशनल उस पर कोई भी मुकदमा जब जाता था तो हमारी धाराएं इतनी टिक्कल होती थी इंटरनेशनल कोर्ट में, इनकी आयोग की रिपोर्ट या वो चीज़। अब ये धाराएं एक वैश्विक स्तर की आ गई, पहले वो ब्रिटेन के हिसाब से थी। तो हमारा ये भी अच्छा हुआ, और अब हम लोग ऐसा नहीं हो गए कि जैसे कभी कभी बड़ी हंसी के कहा जाता था आईपीसी पीपीसी एक, मतलब ये कानून नहीं बना पाए थे अपने उस पर। लोग कहते थे जब तुम अपना कानून नहीं बना पाए तो क्या वो, इस बात को लोग कहते थे, लोग मजाक करते थे भारत के लिए। अब ऐसा नहीं है, भारत अपना वो ले आए, और उन धाराओं, उनका सबसे बड़ी बात है इनके नेम धाराएँ जो चेंज किए उसमें अपने गुलामी की निशानी को इन्होंने मिटा दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है, इतना अच्छा हुआ है कि इसको मतलब शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। दूसरा आपको बताना है कि इसके लिए मंथन 4 साल से लगातार चल रहा था। इसमें जांच व केंद्र राज्य सबसे एडवाइस ली गई, इसके लिए बाकायदे मीटिंगें हुई, लोगों से इससे सुझाव मांगे गए, लोगों से पूरे देश से सुझाव मांगे गए, तमाम लोगों ने सुझाव दिए। और ये चीज़, ये जो बिल है, ये बीजेपी को ये ताजुब है, बीजेपी इसका श्रेय ले जा रही है, और इसमें कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही। एनटी रामाराव जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था अपने यहाँ के लिए, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने कहा था, ये जो देश की डिमांड थी, पार्लियामेंट में कई बार इस चीज़ की बात हुई कि अगले सेशन में, अगली बार जब आ जाएंगे तब। 1971 में इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि हम इस पे करेंगे, मगर दुर्भाग्यपूर्ण से नहीं हो पाया अमेंडमेंट। 84 में भी ऐसा कहा गया था। अब जा कर के अब वो चीज़ लूटपाट नहीं हो पाएगी जिस तरह से इन लोगों ने हिंसाएं की थी, और हिंसा के लोग बच जाते थे। मैं आपको बहुत छोटा सा कांड बता दूं, सन 84 में फैक्ट ये है कि सिख हिंदुस्तान भर में मारे गए थे, ये फैक्ट है, और ये मैं दावे के साथ मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे लोगों ने देखा। परंतु इन धाराओं की वजह से सारे वो बचे जाते थे। आप दिल्ली देख लीजिए, कहीं भी सब के सब घूम रहे थे, सब अपने आराम से, जेल नहीं हुई।
अब क्या है, अब अगर आपने जनता में हिंसा की, देशद्रोह किया, देशद्रोह के खिलाफ किसी उसमें रहें, तो आप उसमें जाएंगे और बुरी तरीके से जेल जाएंगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए कानून जो है ये अच्छा, ऐसा नहीं कि बीजेपी वालों, ये देश के आम नागरिकों के लिए एक वरदान है और लोगों को आगे वो, अब बस ये रहेगा कि इन नेताओं के लिए अधिकतर लोग श्री 420 कह देते थे, इन नेताओं पे सबसे ज़्यादा 420 और 302 के मुकदमे हैं। अब इनकी धाराएं जो थोड़ी सी बदल जाएंगी, मगर इनके ऊपर अब और कड़ाई से मुकदमे हो जाएंगे। इन नेताओं के लिए ये शायद, जो लोग गलत थे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, उनके लिए कानून उनको अपनी नज़र से बुरा लग रहा था, क्योंकि उनके लिए ऐसा कानून हो जाता है, माफ़ हो जाते हैं तो ये खुश रहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय जी ने अपनी राय रखी और जो कानून बदले गए हैं, खासकर भारतीयों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री की ओर से ये जो विधेयक पेश किया गया है, उस पर भी आपकी क्या राय हो, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।